नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब सरकार किसानों से ज्यादा चावल खरीदने का ऐलान करती है तो हम इसे सिर्फ एक अच्छी खबर मानकर आगे बढ़ जाते हैं, और जब कोई स्टडी आती है कि हमारे धान के खेत मीथेन गैस का बड़ा सोर्स है तो हम फिर उसे एनवायरनमेंट की खबर समझकर भूल जाते हैं, और जब खाने के तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ने की खबर आती है तो हम उसे सिर्फ महंगाई से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों खबरों को साथ में भारत की फ्यूल एक्सपोर्ट की कामयाबी और किर्गिस्तान जैसे छोटे देश की रणनीति को भी जोड़कर देखें तो एक बहुत गहरी तस्वीर सामने आती है, और ये तस्वीर बताती है कि भारत किन सेक्टर्स में दुनिया को सिखा रहा है और किन सेक्टर्स में अब भी दूसरों पर निर्भर है। सवाल ये नहीं है कि आज कौन सी 5 खबरें आई हैं बिग पिक्चर में, सवाल ये है कि भारत आत्मनिर्भरता की रेस में कहां जीत रहा है और कहां पीछे छूट रहा है। तो आइए एक एक करके इन खबरों को समझते हैं और फिर उस बड़ी तस्वीर तक पहुंचते हैं जो शायद ज्यादातर चैनलों ने आपको नहीं बताई है। तो पहली खबर है कि तेलंगाना राइस प्रोक्योरमेंट टारगेट में बढ़ोतरी हो गई है। तेलंगाना में केंद्र सरकार ने चावल खरीद यानी कि राइस प्रोक्योरमेंट का टारगेट बढ़ा दिया है, और रबी सीजन 2025-26 के लिए पहले यह टारगेट 35 लाख मीट्रिक टन था और अब इसको बढ़ाकर 43 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, यानी सीधे 8 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी। और यह फैसला तेलंगाना सरकार और वहां के स्टेक होल्डर की मांग के बाद लिया गया है, और साथ ही केंद्र ने तेलंगाना को कहा है कि सितंबर 2026 तक पूरे राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि VLTS लागू करना होगा। तो ये हुआ क्यों है दोस्तों? अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने अचानक ये टारगेट क्यों बढ़ाया? तेलंगाना जैसे राज्यों में धान की पैदावार लगातार बढ़ रही है, और अगर सरकार पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं करती तो किसानों को अपनी उपज ओपन मार्केट में MSP से कम दाम पर बेचनी पड़ती। इससे किसानों की इनकम पर सीधा असर पड़ता है। सरकार का मकसद है कि किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले और साथ ही देश का बफर स्टॉक भी मजबूत रहे ताकि आगे चलकर एक्सपोर्ट के मौके भी बने रहें। और VLTS वाली शर्त इसलिए जोड़ी गई है ताकि सरकारी गोदामों की तरफ जा रहे चावल की रियल टाइम ट्रैकिंग हो और डाइवर्जन लीकेज रुके। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए सीधा फायदा है, उनकी उपज का ज्यादा हिस्सा MSP पर बिकेगा, और मिलर्स के लिए भी काम बढ़ेगा क्योंकि प्रोक्योरमेंट का चावल मिलिंग के बाद ही गोदामों में जाता है। एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बफर स्टॉक मजबूत होने से बासमती और नॉन बासमती दोनों की एक्सपोर्ट पॉलिसी में स्थिरता आती है। सरकार के लिए एक फाइनेंशियल बोझ भी है क्योंकि प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च पड़ता है। कमोडिटी मार्केट के नजरिए से घरेलू सप्लाई बढ़ने से चावल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है, और जिसका फायदा कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। अब इसके दोस्तों रिस्क और अपॉर्चुनिटी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अवसर ये है कि मजबूत बफर स्टॉक भारत को भविष्य में एक्सपोर्ट पॉलिसी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रिस्क यहां पर यह है कि अगर हर साल प्रोक्योरमेंट टारगेट बढ़ता रहा तो भारत का फूड ग्रेन स्टॉक जरूरत से ज्यादा चावल की तरफ झुक सकता है, जबकि दालों और तिलहन जैसी फसलों पर उतना फोकस नहीं हो पाएगा। अब इसके अगर हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो 1 महीने में तेलंगाना के किसानों को तुरंत बेहतर दाम मिलना शुरू होगा। 1 साल में ये पॉलिसी बाकी राज्यों के लिए भी एक बेंचमार्क बन सकती है, और 5 साल में अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी और भी ज्यादा राइस सेंट्रिक हो सकती है। लेकिन जितना ज्यादा हम धान उगाएंगे उतना ही एक दूसरा सवाल भी बड़ा होता चला जाएगा, और इसकी एनवायरमेंटल कीमत क्या है, और यहीं से जुड़ती है दोस्तों अगली खबर। अगली खबर है कि धान के खेत और मीथेन एमिशन की। दोस्तों, एक नई स्टडी ने बताया है कि भारत के सिंचित धान के खेत दुनिया के सबसे बड़े मीथेन एमिशन सोर्सेज में से एक हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर किसान अल्टरनेट
वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी तकनीक अपनाएं, यानी खेत में लगातार पानी भरने की बजाय बीच बीच में खेत को सूखने दिया जाए, तो पैदावार बनाए रखते हुए भी एमिशन काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो जब धान के खेतों में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया मीथेन गैस पैदा करते हैं, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज्यादा तेजी से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। दुनिया भर में क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर दबाव बढ़ रहा है, और भारत जैसे बड़े राइस प्रोड्यूसर देश के लिए ये मुद्दा अब सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि ट्रेड इशू भी बनता जा रहा है। तो ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए नई तकनीक अपनाने में शुरुआती लागत और सीखने की प्रक्रिया एक चुनौती है, और सरकार के लिए ये एक पॉलिसी डिजाइन का सवाल है कि कैसे प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए और साथ ही सस्टेनेबल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। अगर एक्सपोर्टर्स के लिए आप इसे देखें तो जिन देशों को हम बासमती और नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, वहां भी अब कार्बन फुटप्रिंट को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। इसका अगर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वाला हम सेगमेंट देखें तो यहां पर अवसर यह मिलता है कि आने वाले समय में लो कार्बन राइस जैसी नई कैटेगरी एक प्रीमियम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर भारत समय रहते इस दिशा में काम शुरू कर दे। रिस्क यहां पर यह है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कल को यूरोप जैसे बाजार कार्बन बेस्ड टैरिफ लगाकर हमारे राइस एक्सपोर्ट को महंगा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इस स्टडी का कोई सीधा असर नहीं दिखेगा। 1 साल में हो सकता है कुछ राज्य पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करें, और 5 साल में अगर ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी और सख्त हुई तो ये मुद्दा भारत की राइस एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी का एक कोर हिस्सा बन सकता है। जब भारत अपने प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया के छोटे देश भी अपनी राइस सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। और वो क्या है? तो खबर यहां पर आती है तीसरी, किर्गिस्तान की राइस सेल्फ सफिशिएंसी रणनीति के बारे में। यानी कि किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश में अब चावल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फूड सिक्योरिटी मजबूत हो और इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। वहां की सरकार हाई यील्डिंग वैरायटी और बेहतर खेती के तरीकों को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की इनकम भी बढ़े और सप्लाई भी स्थिर रहे। तो ये हुआ क्यों है? दोस्तों, कोविड और उसके बाद के सप्लाई चेन डिसरप्शन ने हर देश को यही सबक सिखाया है कि सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर रहना रिस्की है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे वो फूड ग्रेन हो। और यही सोच अब किर्गिस्तान जैसे छोटे देशों को भी अपनी घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ धकेल रही है। तो ये मायने क्यों रखता है? तो भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल राइस ट्रेड में परंपरागत बायर्स धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे, और ये सिग्नल है कि आने वाले वर्षों में सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। अब यहां पर दोस्तों रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी भी हमको देखनी चाहिए। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी ये है कि भारत अभी से क्वालिटी, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन पर फोकस करके अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। और जबकि रिस्क अगर आप देखेंगे तो ये है कि अगर भारत सिर्फ वॉल्यूम पर निर्भर रहा तो छोटे इंपोर्टर देशों के सेल्फ सफिशिएंट होने से हमारा मार्केट शेयर धीरे धीरे घट सकता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर आप बात करें तो 1 साल में इसका बहुत सीमित असर दिखाई देगा, लेकिन 5 से 10 साल में अगर ये ट्रेंड दुनिया भर में फैला तो भारत के परंपरागत राइस एक्सपोर्ट मार्केट्स में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा। और दोस्तों, अब कहानी चावल से हटकर एक बिल्कुल दूसरे सेक्टर की तरफ मुड़ रही है जहां भारत की तस्वीर बिल्कुल उलट है। और यहीं पे खबर नंबर 4 है जो कहती है कि भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट और एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। और भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया और इसने पूरे एशिया में फ्यूल की तंगी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है और भारत की रिफाइनरियों ने मजबूत आउटपुट दिया है। और दोस्तों, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी जरूर हुई है। ये क्यों हुआ है? तो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड कैपेसिटीज में से एक है। जब एशिया के कई देशों में रिफाइनरी आउटेज या सप्लाई डिसरप्शन हुए तो भारत की रिफाइनरियों ने अतिरिक्त प्रोडक्शन करके इस गैप को भरा।
और भारत सस्ते क्रूड को अलग अलग सोर्सेज से इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करके ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में बदलता है और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये मायने क्यों रखता है? तो भारत की इकोनॉमी के लिए ये फॉरेक्स की कमाई का एक बड़ा जरिया है, जिससे रुपये को सपोर्ट मिलता है, एनर्जी सेक्टर के लिए रिफाइनरियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है और सरकार के लिए ये जियोपॉलिटिकल लिवरेज भी है। भारत अब सिर्फ एक इंपोर्टर नहीं है, बल्कि एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी में एक अहम खिलाड़ी भी है। अब इसकी बात करते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी यहां पर यह है कि भारत सिर्फ आईटी और फार्मा ही नहीं बल्कि एनर्जी वैल्यू एडिशन में भी एक ग्लोबल हब बन सकता है। और रिस्क ये है कि ये पूरा मॉडल क्रूड ऑयल की उपलब्धता और कीमतों पर निर्भर है। अगर ग्लोबल क्रूड सप्लाई में कोई बड़ा डिसरप्शन आया, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों पर असर, तो भारत की रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स भी हिल सकती है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में भारत की एक्सपोर्ट अर्निंग्स मजबूत रहेंगी और एक साल में भारत एशिया के एनर्जी मार्केट में और गहराई से एंकर हो सकता है। और 5 साल में अगर हम बात करें तो यह ट्रेंड भारत को एनर्जी वैल्यू एडिशन में ग्लोबल हब बना सकता है। और यहीं पर एक दिलचस्प कंट्रास्ट सामने आता है, जहां फ्यूल एक्सपोर्ट में भारत क्रूड इंपोर्ट करके भी वैल्यू एडिशन के दम पर दुनिया को सप्लाई कर रहा है, वहीं एक दूसरे सेक्टर में भारत की कहानी बिल्कुल उलट है। वो क्या है? वो है एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल में भारी उछाल। दोस्तों भारत का एडिबल ऑयल यानी कि खाने के तेल का इंपोर्ट बिल 2025-26 ऑयल ईयर के पहले 8 महीनों में 20% बढ़ गया है और इसकी वजह है ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी और साथ ही इंपोर्ट वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी। तो ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों भारत में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी जैसे तिलहन फसलों की पैदावार उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी घरेलू खपत बढ़ी है। पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स के लिए भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर है। जब भी इन देशों में उत्पादन घटता है या एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलती है तो सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। तो ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों इसका असर सबसे पहले आम कंज्यूमर पर ही पड़ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि खाने का तेल हर घर के बजट का हिस्सा है। इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव और जिसका असर रुपये पर भी पड़ सकता है। किसानों के लिए ये एक तरह से चूका हुआ मौका है। अगर घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ता तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकते थे। अब यहां पर अगर आप इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी देखें तो अपॉर्चुनिटी तो यह है कि अगर सरकार ऑयल पाम की खेती, ऑयल सीड की एमएसपी और टेक्नोलॉजी सपोर्ट पर तेजी से काम करे तो अगले 5 से 10 साल में भारत अपनी एडिबल ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर सकता है। और रिस्क क्या है? तो रिस्क यहां पर यह है कि अगर यह ट्रेंड यूं ही जारी रहा तो भारत एक ऐसे सेक्टर में परमानेंटली इंपोर्ट डिपेंडेंट बना रहेगा जो सीधे हर भारतीय की थाली से जुड़ा है। अब इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर आप बात करें दोस्तों तो एक महीने में इसका असर रिटेल कीमतों पर दिखाई देगा और एक साल में ये करंट अकाउंट और इंपोर्ट पॉलिसी पर असर डालेगा। अगर अगले 5 साल में स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं हुआ तो ये भारत की सबसे बड़ी कमोडिटी वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी। दोस्तों अब अगर आप इन 5 खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ पैटर्न उभरता है। ये पैटर्न है सेलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी भारत उन सेक्टर्स में तेजी से मजबूत हो रहा है जहां उसे नेचुरल एडवांटेज है, जैसे राइस प्रोक्योरमेंट और रिफाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन जिन सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल निवेश की जरूरत है, जैसे ऑयल सीड प्रोडक्शन, वहां प्रगति उतनी तेज नहीं है। रिफाइनिंग में भारत क्रूड इंपोर्ट करके भी वैल्यू एडिशन के दम पर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और राइस में भारत प्रोक्योरमेंट बढ़ाकर अपने बफर स्टॉक और किसानों दोनों को मजबूत कर रहा है। लेकिन एडिबल ऑयल में यही मॉडल उल्टा काम कर रहा है और मीथेन वाली स्टडी और किर्गिस्तान की खबर दोनों इस बात के संकेत हैं कि जिस मॉडल पर भारत आज गर्व कर रहा है, यानी राइस सरप्लस, उस मॉडल की भी अपनी सीमाएं और लागतें हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो या फिर ग्लोबल कंपटीशन के रूप में।
तो इसका दोस्तों बिग पिक्चर एनालिसिस अगर हम देखें तो सवाल यहां पर असली ये आता है कि भारत क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक ऐसी इकोनॉमी बनना चाहता है जो अपनी ताकत वाले सेक्टर्स यानी कि एनर्जी रिफाइनिंग, फूड ग्रेन सरप्लस का इस्तेमाल करके ग्लोबल पोजीशनिंग मजबूत करे और साथ ही अपनी कमजोरियों जैसे ऑयल सीड, कुछ हद तक क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग को धीरे धीरे कम करे। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो प्रोक्योरमेंट और नई तकनीक दोनों को अपनाएंगे और उन एक्सपोर्टर्स को जो सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेंगे। तैयारी सबसे ज्यादा ऑयल सीड सेक्टर से जुड़े किसानों और पॉलिसी मेकर्स को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा गैप है। अगले एक दशक में अगर भारत ने राइस और एनर्जी में जो सक्सेस मॉडल दिखाया है वही मॉडल ऑयल सीड में भी लागू किया तो भारत सच में एक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट कमोडिटी इकोनॉमी बन सकता है। तो दोस्तों आज की इन 5 खबरों से सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत की कमोडिटी कहानी अब एक रंगी नहीं रही है। ये एक साथ कई दिशाओं में चल रही है और जो एंगल ज्यादातर मीडिया मिस कर जाता है वो ये है कि रिफाइनिंग की कामयाबी और राइस प्रोक्योरमेंट की खबर दोनों को अलग अलग अच्छी खबर की तरह दिखाया जाता है, जबकि इनका असली महत्व तब समझ आता है जब इन्हें एडिबल ऑयल की कमजोरी और मीथेन एमिशन के रिस्क के साथ जोड़कर देखा जाए। अगले 3 से 12 महीनों में जो चीजें आपको ट्रैक करनी चाहिए वो है ऑयल सीड एमएसपी और नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की प्रोग्रेस और राइस एक्सपोर्ट पर किसी भी देश की तरफ से कार्बन संबंधी शर्तें और एशिया में फ्यूल डिमांड का ट्रेंड जो भारत की रिफाइनिंग अर्निंग्स तय करेगा। सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों यहां पर यह है कि अगर क्रूड सप्लाई में झटका आया तो भारत की एनर्जी एक्सपोर्ट कहानी और एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल दोनों एक साथ बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का कनेक्शन ग्लोबल कमोडिटी कीमतों से है और सबसे बड़ा अवसर ऑयल सीड सेक्टर में छिपा हुआ है, जहां अगर सही निवेश हुआ तो भारत अगले कुछ सालों में एक बड़ा इंपोर्ट बिल बचा सकता है। आज की बिग पिक्चर यही है कि भारत की असली ताकत अब सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो कितना उत्पादन करता है, बल्कि इस बात में है कि वो अपनी कमजोरियों को कितनी ईमानदारी से पहचानता है। जो देश अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए भी अपनी कमजोर कड़ी पर काम करता रहे वही असली मायने में आत्मनिर्भर बनता है। तो दोस्तों ये था आज का बिग पिक्चर और यदि अभी तक आपने हमारा कमोडिटी टुडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये जानकारी सभी तक पहुंचे और हमें भी हौसला मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।